क्या होगा दोस्तों जब इंसान पृथ्वी पर इतना पोल्यूशन कर दे कि जिससे पृथ्वी की सारी ओजोन लेयर ही खत्म हो जाए। इससे सूर्य की भयानक रेडिएशन वाली किरणें पूरी इंसानी जाति को ही खत्म कर दे, पर कोई एक जिंदा इंसान बच जाए। क्या वो भी इन हालातों में सरवाइव कर पाएगा और उन्हीं किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम फिंच होता है। ये एक खास तरह का रेडिएशन से बचने वाला सूट पहना होता है। इसके सूट में एक खास तरह का डिवाइस भी होता है जो इसे यहाँ के रेडिएशन और होने वाले आंधी तूफान के बारे में जानकारी देता है। फिंच अलग अलग घरों में जाकर अपने सर्वाइवल का सामान ढूंढता रहता है, जहाँ उसे इंसानों की मरी हुई लाशें भी दिखती हैं। सामान लेने के बाद ये उस घर को रेड मार्क भी कर देता है। तभी हम फिंच को देखते हैं, जहां उसे उसके डिवाइस से मैसेज आता है कि यहाँ बहुत जल्दी एक तूफान आने वाला है। फिंच जल्दी से अपने ट्रक में बैठकर वहां से निकलने लग जाता है। फिर हम शहर को देखते हैं जो पूरा धूल और आंधी तूफान से तबाह हो चुका था। फिंच अपनी बड़ी ट्रक से अपने रास्ते में आने वाली गाड़ियों को उड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ तूफान भी बड़ी जल्दी ही नज़दीक उसके पास पहुँच गया था। फिंच रफ्तार से अपने एक पेट रोबोट के साथ अपने घर में चला जाता है, जहाँ ये अपने घर में आते ही अपने रोबोट को और खुद को क्लीन वॉश कर लेता है। पर यहाँ फिंच को खून की उल्टी थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। यहाँ फिंच को एक बड़ा सच पता चलता है कि उसको भी अब रेडिएशन का असर होने लगा है, क्योंकि अब बाहर का रेडिएशन बढ़ता ही जा रहा है। फिंच अपने पेट डॉग को खाने के लिए देता है, पर वो खुद सिर्फ पानी ही पी लेता है। उसके पास अब सर्वाइवल के लिए भी बस थोड़े से ही कैन फूड बचे थे। फिर फिंच को पता था कि अब उसके पास दिन बहुत ही कम रह गए हैं, इसलिए वो अपने लिए एक रोबोट बनाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंसानी हद तक काम कर सके और उसके मरने के बाद इसके पेट डॉग को संभाल सके। फिंच दिन रात मेहनत करने लगता है, जिस वजह से वो रात को सोने का फैसला भी नहीं करता है और रात भर लगकर अपने रोबोट को पूरा करने की कोशिश करता है। पर यहाँ रोबोट के पास उसके लिए कोई आंखें नहीं थी, इसलिए वो अपने दूसरे पेट रोबोट की आंखें निकालकर अपने उस नए रोबोट में लगा देता है। फिर फिंच उस रोबोट से कुछ बातें करता है, जहाँ रोबोट उसे सिर हिलाकर और जवाब देकर कुछ बातें करता है। जहाँ फिंच उस रोबोट से पूछता है कि तुम्हारा नाम मैं क्या रखूं, जहाँ वो रोबोट अपना नाम जेफ रखने के लिए कहता है और ये नाम भी उन दोनों को पसंद आता है। फिर हम फिंच के डॉगी को देखते हैं, जो अभी जेफ रोबोट को देखकर थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि वो उसके लिए नया था। पर तभी फिंच उस रोबोट को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, जहां उसे वेदर की एक भयानक जानकारी मिलती है कि अगले 24 घंटों के अंदर यहाँ बड़े 4 तूफान आने वाले हैं, जो एक बड़े बवंडर का रूप भी धारण कर सकते हैं। अब फिंच के पास समय काफ़ी कम था, उसे कम समय में ही उस रोबोट को पूरा तैयार करना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसके हाथ पैरों को भी जोड़ देता है और उसे चलना भी सिखाना शुरू कर देता है और वो उसमें 60% डेटा भी डाल देता है। वक्त की कमी होने वजह से फिंच को अधूरे काम ही करने पड़ते हैं, जहाँ पर फिंच उसे समझाता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना है, क्योंकि वही एक सेफ़ जगह है। फिंच बताता है उस रोबोट को कि मेरे डैड ने मुझे ये लास्ट मरते हुए एक एड्रेस दिया था कि सैन फ्रांसिस्को ही अभी सही जगह है। फिर ये सभी अपना ज़रूरी सामान बांधकर अपनी वैन वाली बस में निकल जाते हैं, जहाँ फिर हम फिंच को देखते हैं जो जेफ को समझाता है कि तुम्हें कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, तुम उनकी मदद के लिए ही हो। और दूसरा ये कि तुम्हें मेरे डॉगी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मेरे बाद तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है। जेफ रोबोट भी अब इंसानों की तरह ही धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है और इस बार फिंच अपने साथ सामान ढूंढने के लिए जेफ को ले जाता है। ये दोनों एक होटल में जाते हैं, जहां इन्हें एक मक्के का दाने का पैकेट मिल जाता है। तभी जेफ पूछता है कि धूप कितनी खतरनाक है। तभी फिंच उन मक्के के दानों को धूप में रखता है और वो दाने फूटकर उड़ने लगते हैं। पर तभी अचानक एक तेज बवंडर आने लगता है। तभी फिंच जल्दी से अपनी गाड़ी को रस्सियों से बांधने लग जाता है, पर रेडिएशन की वजह से अब उसकी शरीर कमज़ोर हो चुकी थी और वो धीरे पड़ जाता है। तभी हम जेफ को देखते हैं, जो उसे गाड़ी के अंदर भेजकर गाड़ी को रस्सी से बांधने लगता है और एंड वक्त पर वो गाड़ी के अंदर भी आ जाता है।
तूफान के थम जाने के बाद फिंच गाड़ी से बाहर आता है और वो देखता है कि जेफ के बांधी हुई एक रस्सी ने उनकी गाड़ी को बचा लिया था, पर गाड़ी का एक टायर जरूर फट गया था। जहां जेफ अपनी ताकत से गाड़ी को उठा देता है और फिंच गाड़ी के टायर को ठीक कर देता है। फिर ये सभी अपने मंजिल सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में हम देखते हैं फिर फिंच कहता है कि तुम्हें मेरे डॉगी का भरोसा जीतना होगा, जहाँ पर जेफ कहता है कि ये भरोसा क्या होता है। तभी फिंच अपने पुराना किस्सा सुनाता है कि एक बार मैंने अपने ऑफिस में सॉफ्टवेयर की समस्या को अकेले ही सुलझा दिया था, पर उसका श्रेय मैंने अपनी टीम को भी दिया था, जिससे टीम का भरोसा मुझ पर बढ़ गया। पर तभी अचानक फिंच की तबीयत खराब हो जाती है और पास के ही एक छोटे से होटल में वो जाता है और वो बिना सूट पहने उसके अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी। जहाँ उसका डॉगी अभी जेफ पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो अपने डॉगी को भी अपने साथ उसके अंदर ले आया और जेफ को गाड़ी की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। पर जेफ रोबोट में जिज्ञासा थी और वो गाड़ी सीखने लगता है और सीखते हुए गाड़ी को छांव से दूर लेकर चला जाता है। धूप में रेडिएशन होने से फिंच बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए जेफ को वापस बुलाता है। जहाँ फिंच देखता है कि जेफ को गाड़ी चलाने का शौक है, इसलिए वो जेफ रोबोट को गाड़ी चलाना सिखाता है। तभी हम बादल को देखते हैं जो रेडिएशन से पूरा भरा हुआ था, क्योंकि ओजोन लेयर तो अब खत्म हो चुकी थी। अगले सीन में ही हम फिंच को देखते हैं जिसकी तबीयत अब खराब होना शुरू हो जाती है, जिसकी देखभाल जेफ कर रहा होता है। फिर हम जेफ को देखते हैं जो फूड सप्लाई जमा करने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है, पर काफ़ी वक्त हो जाने से वो नहीं आता। चिंता में फिर फिंच उठकर उनको देखने जाता है। वहाँ उसे कुछ लुटेरे दिखाई देते हैं, क्योंकि इस ज़माने में लुटेरे काफ़ी खतरनाक थे। तभी फिंच और जेफ गाड़ी से भागने लगते हैं और वो लुटेरे उनका पीछा करते हैं। तभी इनकी गाड़ी एक टनल के नीचे जाकर फंस जाती है, क्योंकि इनकी गाड़ी के ऊपर एक सोलर प्लेट होती है। पर अपनी जान बचाते हुए इन लोगों को अपनी सोलर पैनल को तोड़ते हुए निकलना पड़ता है। फिर ये सभी उस जगह से दूर चले जाते हैं और अपनी जान बचाते हुए अपना सफ़र जारी ही रखते हैं। फिर यहाँ हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जेफ ड्राइविंग कर रहा होता है। तभी उनकी गाड़ी से एक कीड़ा टकरा जाता है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये सभी अपनी मंजिल सैन फ्रांसिस्को में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं था। यहाँ पर फिंच बिना सूट के बाहर आकर बैठा हुआ था और अपना लास्ट मील एंजॉय कर रहा था। फिर वो जेफ को एक फ़ोटो दिखाता है जो सैन फ्रांसिस्को के एक गोल्डन ब्रिज की थी। रोबोट और डॉग में भी अब थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो चुकी थी, पर अचानक फिंच के मुंह से खून आने लग जाता है और वो अपने रोबोट को गले लगाकर गाड़ी में रेस्ट करने चला जाता है, पर वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर जेफ उसका इज्जत के साथ अंतिम संस्कार कर देता है। फिर हम जेफ को देखते हैं जो फिंच के बताए हुए रूलों के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, अपने डॉगी को खाना देता है, उसके साथ खेलता है और अब इन दोनों में दोस्ती और भरोसा दोनों हो जाती है। फिंच की इच्छा के लिए रोबोट उसी ब्रिज पर जाता है और वहाँ पर उसकी फ़ोटो लगा देता है, जहाँ पर ऐसे हज़ारों फ़ोटो उसी ब्रिज पर लटकी हुई थी। और यहाँ पर ये प्यारी कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यार भरे कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।